नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं विकास, नियोजन एवं परिवर्तन। तो शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के माध्य संबंध, मतलब हर चीज़ इसको एक सारणी में दे रखा है हर चीज़ को। जैसे विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के माध्य संबंधों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। विकास एवं परिवर्तन के प्रति सामाजिक चिंतकों के विचारबोध के बारे में, जिसके अंदर अंतर परिवर्तनीय एवं तार्किक रूप से संबंधित अवधारणाओं के रूप में विकास एवं परिवर्तन। यह आपको भी मुश्किल लग रहा होगा, शायद समझ में भी इतना ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से इसमें समझा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें दूसरा है आधुनिकीकरण के रूप में विकास एवं परिवर्तन। मैं सिर्फ इसमें आपको ये बता रही हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मेन पढ़ना होगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि बस हम ऐसे ही कौन क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आता जाए कि हम क्या क्या, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। विकास, नियोजन एवं परिवर्तन का समकालीन दृष्टिकोण, इसके अंदर पढ़ेंगे विकास, नियोजन एवं परिवर्तन। भारतीय संदर्भ में विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके अंदर पढ़ेंगे विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के बारे में। नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे, और परिवर्तन, जाति, ग्रामीण एवं शहरी जीवन तथा महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बस यही बताने का आपका मेरा तात्पर्य था कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने ये कवर करेंगे, उसके बाद हम ये कवर करेंगे, और उसके बाद हम ये कवर करेंगे, बस फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के माध्य संबंध। विकास, नियोजन एवं परिवर्तन अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं। समाजशास्त्र में विकास मूलतः सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को समझा जाता है जो नियोजित हो, जो नियोजित मतलब होता है प्लानिंग के साथ, जो नियोजित हो तथा समाज द्वारा इच्छित हो। मैं भी आपको समझाऊंगी। विकास एक मूल्य परक अवधारणा है। सामाजिक संरचनाओं एवं सामाजिक संबंधों में आए परिवर्तनों का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है। इसमें मैं बताऊं आपको, विकास और नियोजन और परिवर्तन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। विकास करना है तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए, परिवर्तन ही उसके बाद परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं जिसे हमें समझना है। तो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार समझा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को समझा जाता है कैसे, जो नियोजित हो और समाज द्वारा मान्य हो, जिसे समाज मान ले। नियोजित हो, प्लानिंग के साथ हो तथा समाज द्वारा इच्छित हो, समाज द्वारा मान लिया जाए, तब परिवर्तन हो जाता है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन। विकास एक मूल्य अवधारणा है। सामाजिक संरचनाओं एवं सामाजिक संबंधों में आए परिवर्तनों का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है, जो कि एक मूल्य रहित या निष्पक्ष अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक नियोजन है। मतलब हर चीज़, अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो तो उसके लिए हर चीज़ प्लानिंग के द्वारा होती है, एक नियोजन के द्वारा की जाती है, जिसका साधारणतः अर्थ होता है, साधारण अगर अर्थ की बात की जाए, साधारणतः अर्थ होता है किसी प्रारूप के भागों को नियोजित करना अथवा किसी कार्य को करने के लिए योजनाएं बनाना। कोई भी आप अगर आप पढ़ते भी हैं तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसी प्रकार कोई भी योजना चलानी हो या कुछ भी करना हो अपने, या आंदोलन करना हो या कोई भी समाज से रिलेटेड, तो उसके लिए पहले हमें परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। तो किसी प्रारूप के भागों को नियोजित करना अथवा किसी कार्य को करने के लिए योजना बनाना
नियोजन का अभिप्राय है, अब इसमें आपको मैंने तो बता ही दिया आपको नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग करना। अब इसमें भी देखो बताया गया है, नियोजन का अभिप्राय है कि भविष्य के कार्य को करने के निर्णय पहले से ही व्यवस्थित ढंग से लिए जा चुके हैं। मतलब पहले से ही आगे हम क्या करने वाले हैं उसका हम पहले से ही उन्हें प्लानिंग कर ली है और उन्हें प्राप्त करने के तरीके एवं माध्यम खोजे जा चुके हैं। सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन विकास नहीं माने जा सकते। कोई भी सामाजिक, ज़्यादातर बात की जाए तो जो सभी सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास नहीं माना जा सकता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन विकास नहीं माने जा सकते। केवल इच्छित तथा नियोजित सामाजिक परिवर्तनों को ही विकास माना जा सकता है, जो समाज द्वारा मान्य हो, जो इच्छा से हुए हों। इस प्रकार हमने देखा कि अवधारणाएं आपस में जुड़ी होते हुए भी अपने अलग अलग अर्थ वाली हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के विषय में काफ़ी समाजशास्त्रीय योगदान दिया जा चुका है। जितने भी समाजशास्त्री हैं, काफ़ी जो अध्ययन करते हैं उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है सामाजिक परिवर्तन और विकास के विषय पे, सब्जेक्ट। इनकी तुलना में नियोजन के विषय में समाजशास्त्रियों की भूमिका काफ़ी नई एवं सीमित है। अगले भाग में हमने सामाजिक परिवर्तन तथा विकास में विषय में समाजशास्त्रीय योगदान को संक्षिप्त में, मतलब शॉर्टेज कह सकते हैं, संक्षिप्त में विवेचित किया है, मतलब बहुत ही कम में। ये विवेचन परिवर्तन के संदर्भ में विकास एवं नियोजन को समझने का आधार प्रस्तुत करेगा। आगे बढ़ते हैं। विकास एवं परिवर्तन पर सामाजिक चिंतकों के विचार बोध। मैंने पहले बता दिया था कि हमने ये पढ़ना है। तो विकास एवं परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, विकास और परिवर्तन पर सामाजिक चिंतकों के विचार बोध। क्या है, सामाजिक जो लोग हैं उनके क्या है विचार, किस पे, विकास पर और परिवर्तन पर। तो जानते हैं, प्रारंभिक समाजशास्त्र लेखों में विकास एवं परिवर्तन की अवधारणाएं परस्पर परिवर्तनीय अवधारणाएं मानी गई हैं, या तो इनमें स्पष्ट अंतर ही नहीं माना गया या फिर अंतर मानने पर इन्हें तार्किक रूप से संबंधित अवधारणाएं माना गया। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के कई प्रारंभिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में परिवर्तन, विकास और उद्विकास एवं प्रगति की अवधारणाओं को आपस में भ्रमित किया गया या इन्हें एक ही अवधारणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। 20वीं शताब्दी के मध्य में विकास एवं परिवर्तन मुख्य रूप से आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखे गए। आइए अब हम कुछ सामाजिक चिंतकों के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार बोधों को देखें। अंतःपरिवर्तनीय एवं तार्किक रूप से जुड़ी अवधारणाओं के रूप में विकास एवं परिवर्तन। यहाँ हमने कॉम्टे, स्पेंसर, दखाइन, वेबर एवं मॉक्स के विचार बोधों को देखा है। ये समाजशास्त्री हैं, मैं आपको बता दूं, और इनके जो विचार हैं उनके बारे में हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन इनमें इनसे भी आ सकता है कि दखाइन के विचार के बारे में बताइए। वैसे मैं भी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, इसका लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विकास या परिवर्तन पर इनका नाम दे दिया जाएगा, दखाइन के विचार बताइए या स्पेंसर के विचार बताइए। तो इस प्रकार अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले हम काम्टे के बारे में जानते हैं कि इनका क्या विचार था। ऑगस्टे काम्टे, इनका नाम था ऑगस्टे काम्टे। ऑगस्टे काम्टे ने औद्योगिक क्रांति के आरंभिक वर्षों में हुए सामाजिक परिवर्तनों को उद्विकास की प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश की है। उद्विकास, एवोल्यूशन का अर्थ है विभिन्न चरणों की श्रृंखला द्वारा बदलाव या रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ भी बदलाव ही होता है या परिवर्तन कह सकते हैं। तो विभिन्न चरणों की श्रृंखला द्वारा बदलाव या परिवर्तन। उद्विकासवादी सिद्धांत ये बतलाता है कि समाज सरल रूप से जटिलता की तरफ बढ़ता हुआ विभिन्न चरणों में विकसित होने की प्रक्रिया से गुजरता है। मतलब समाज पहले सरल एग्जाम्पल के रूप में बताऊं मैं आपको, तो आप पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद आप जैसे आप पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में गए, तो इस प्रकार धीरे धीरे हम सरल से जटिल, मुश्किल भरा दौर से गुजरते चले जाते हैं। तो
उसी को इन्होंने अगस्ट काम्टे का मानना था कि समाज जो है, समाज सरल रूप से जटिल की तरफ बढ़ता हुआ इन्होंने बताया है, विभिन्न चरणों में इस प्रकार ही विकसित हुआ है। और इन्होंने इस विकास को ही इन्होंने ये रूप बताया है कि समाज सरल से जटिल की तरफ रुख करता है और इस तरह परिवर्तन होता है। अगस्ट काम्टे ने उद विकासवादी परिवर्तन का विचार दिया और मुख्य वैज्ञानिक चिंतन के रूप में बुद्धि के विकास द्वारा होने वाले प्रगतिवादी परिवर्तनों के विचार से इसे जोड़ा। वह इस विचार का हामी था कि मानवीय मस्तिष्क जो इंसान का दिमाग है, मानवीय समाज एवं मानवीय ज्ञान आदि सभी पराभौतिक अथवा अवैज्ञानिक जो विज्ञान नहीं है, अवैज्ञानिक से प्रत्यक्षवाद अथवा वैज्ञानिक की तरह परिवर्तन एवं विकसित होते हैं। दूसरा जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या मानना था इनके बारे में जानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज को एक जैविक अवयव बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज को एक जैविक अवयव के रूप में माना और इसलिए विकास को अंतर्निहित परिवर्तन के रूप में अध्ययन करने की कोशिश की। उसके विचार में सामाजिक संगठन जैविक संगठनों की तरह होते हैं। इस कारण उनके आकार में वृद्धि से उनके संरचनात्मक जो उनकी प्रक्रिया होती है, जो आकार होता है, संरचनात्मक जटिलता बढ़ती है। स्पेंसर ने समाज एवं जीव अथवा सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि में सादृश्यता को प्रतिपादित किया है। इसमें ये चीज़ कहा गया है कि धीरे धीरे इंसान जिस प्रकार इंसान का एक आकार होता है, धीरे धीरे छोट बचपन से बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार इन्होंने परिवर्तन को बताया है कि विकास का अंतर्निहित परिवर्तन के रूप में अध्ययन की कोशिश की है और उसके विचार में सामाजिक संगठन जैविक संगठनों की तरह होते हैं। इस कारण उनके आकार में वृद्धि होती है और उनमें संरचनात्मक जटिलता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। एमिल दुर्कheim का क्या विचार है। एमिल दुर्कheim ने समाज को एक विकासवादी योजना के अंतर्गत माना। उसने सामाजिक एकरूपता सोशल सॉलिडिटी सामाजिक एकरूपता के बारे में बताया। एकरूपता से उसका अर्थ सामाजिक जीवन की आधारभूत समानता को परिभाषित करने वाली नैतिक मान्यताएं एवं विचार हैं, जो समाज को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। सामाजिक जीवन को एक सामाजिक विकासवादी के रूप में वह मानता था कि पूर्व औद्योगिक समाजों में यांत्रिक एकरूपता व्यक्तियों की असीमितता एवं समझौते पर आधारित थी, जबकि औद्योगिक समाजों में स्वायत्ती एकरूपता व्यक्तियों के विभिन्न मतभेदों को सहने की सहमति पर आधारित है। स्वायत्त एकरूपता में संघर्षों को विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा सीमित किया जा सकता है। पूर्व औद्योगिक समाजों में एक और श्रम विभाजन लगभग नहीं था। दूसरी ओर आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन उच्च स्तरीय विशेषकृत तथा स्पष्ट है। दुर्कheim ने नैतिक के बंधनों में परिवर्तन के परिणामों से सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया तथा इन्हें वह सामाजिक एकरूपता कहता है। उसने सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं को भी पूरा महत्व दिया। उसके अनुसार जैविक समग्र के रूप में समाजों के चलने के ढंगों में होने वाले बदलावों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसका शॉर्टेज बताऊं कि क्या इनका कहने का भाव है। इनका कहने का जो भाव है कि समाज जो है वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को झेलते जाता है और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता जाता है। तो जो प्रक्रियाएं हैं विकसित होने की, उनका जो विकास हो रहा है धीरे धीरे, जैसे अगर बात की जाए तो पहले
कई जातियों में लोग बटे होते, लेकिन धीरे धीरे अब वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, नहीं जैसे जैसे वो उन्हें ज्ञान होता है, वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ महत्व रखती है कि विकास जो है, पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वो अपने कहीं ना कहीं जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं नेक हो जाते हैं, और पुराने जो रूढ़िवादी विचार हैं उनको छोड़कर समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मानना यही था कि सामाजिक एकरूपता, एक जैसा रूप, तो सामाजिक एकरूपता धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा। और समाज में जो एक परिवर्तन है, जो समाज में धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन बदलाव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, समाजों के चलने के ढंगों में होने वाले बदलावों का अध्ययन। तो कहीं ना कहीं जो समाज में बदल रहा है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी इस तरीकों को मानते हैं कि समाज धीरे धीरे, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं कि उन पे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समाज खुद एक परिवर्तन ढूंढेगा। जैसे पुराने समय में आप देखें तो कहाँ था समाज पहले और अब कहाँ था, अब कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है, जो परिवर्तन है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इन्होंने इस बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं, मैक्स वेबर क्या मानते हैं। वेबर ने विकास एवं परिवर्तन के प्रश्न का परीक्षण, मतलब टेस्ट, पूंजीवादी के अध्ययन के संदर्भ में किया। पूंजीवादी जो लोग होते हैं जिन पे काफ़ी सारा पैसा होता है बड़ी संख्या में, उसके अनुसार संस्कृति व्यक्तियों की मान्यताएं एवं मूल्य, उसको संस्कृति कहा है। तो उसके अनुसार संस्कृति विकास का मुख्य तत्व है। दिखाइम से अलग वेबर ने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार व्यक्तियों की धार्मिक एवं नैतिक मान्यताओं में ऐसा क्या था जिसकी मदद से समान प्रौद्योगिकी संसाधनों वाले समाज विकास एवं परिवर्तन के पथ पर चलते हुए अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित हुए हैं। अलग अलग दिशाओं में ये किस प्रकार बढ़ चुके हैं। इनका मैक्स वेबर क्या कहना है कि जो संस्कृति है वही कहीं ना कहीं विकास का एक जरिया है, मुख्य तत्व। इन्होंने बोला है कि संस्कृति ही विकास का मुख्य तत्व है। मतलब संस्कृति से ही इंसान कहीं ना कहीं कोई अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ता है, तो कोई जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी संस्कृतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो विकास जो होता है, जो परिवर्तन होता है, वो कहीं ना कहीं संस्कृति को आगे, संस्कृति की इनमें बात की है कि संस्कृति को अपने आगे लेकर चलते हैं। जैसे खाने की बात हो, पीने की बात हो, या पहनावे की बात हो, या अपने जाति की बात हो, तो कहीं ना कहीं लोग संस्कृति को ही इन्होंने मुख्य माना है। विकास के बारे में, परिवर्तन, डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने संस्कृति को मुख्य माना है। किस प्रकार व्यक्तियों की धार्मिक और नैतिक मान्यताओं में ऐसा क्या था जिसकी मदद से समान प्रौद्योगिकी संसाधनों वाले समाज विकास एवं परिवर्तन के पथ पर चलते हुए अलग अलग दिशाओं में बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। आगे बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का कहना है, दिखाइन और वेबर से बिल्कुल अलग हैं। दिखाइन जो थे और वेबर, इन दोनों से इनकी बिल्कुल अलग सोच थी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स एक फ्रेडरिक एंगल्स ने यह तर्क दिया कि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रकृति, जो समाज में परिवर्तन होता है और विकास की जो प्रकृति है, क्रमिक एक उद्विकासवादी नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य हितों के संघर्ष का परिणाम है। इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन हो गया। इन्होंने ऐसा नहीं माना कि अपने आप ही परिवर्तन हो गया। इन्होंने माना कि संघर्ष, लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। परिवर्तनों के लिए कोई भी अगर बदलाव लाना है तो उन्होंने संघर्ष किया है, इसको बदला है, तभी परिवर्तन हुआ है। इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने ये बात मानी है। इन्होंने, देखिए मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रकृति क्रमिक एवं उद्विकासवादी नहीं है, ऐसी नहीं परिवर्तन हुआ, बल्कि ये समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य हितों के संघर्षों का परिणाम है। समाज में लोगों ने इसके प्रति संघर्ष किया है, उसी का परिणाम है ये परिवर्तन, ये विकास। दोनों विद्वानों ने समाज की उत्पादन क्षमताओं इसके सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के मध्य स्थापित असंतुलन के बारे में बात की। इस विचारधारा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निरंतरता में आए आमूल्य परिवर्तनों एवं संघर्षों का परिणाम है।
ना कि क्रमिक प्रगति का परिणाम है, ना कि अपने आप से हुआ परिवर्तन, ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का मुख्य स्रोत समझा गया है। कि मुख्य स्रोत क्या समझा गया है? अगर कार्ल मार्क्स के बारे में आता है तो आप ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने क्रमिक और उद्विकासवादी को नहीं माना इन्होंने, बल्कि ये माना है कि विभिन्न लोगों के संघर्षों का ही परिणाम है, विभिन्न वर्गों के मध्य हेतु के कह सकते संघर्षों का परिणाम है ये परिवर्तन। तो कार्ल मार्क्स का ये विचार था। जैसे मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का मुख्य स्रोत समझा गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आपको। आधुनिकीकरण के रूप में विकास एवं परिवर्तन। आधुनिकीकरण, हम आधुनिकीकरण कह सकते हैं जो चीज़, हर चीज़ आधुनिक हो गया है, नई चीज़ें, नए नए रूप। आधुनिकीकरण के रूप में विकास एवं परिवर्तन। हमने यहाँ विल्बर्ट मूरे, डेविड मैकक्लेलैंड एवं एजी फ्रैंक जैसे आधुनिकीकरण सिद्धांतों के आलोचकों के योगदान का अध्ययन किया है। ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं, बस आपको नॉर्मली सुनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इससे बस आपको मेन पॉइंट्स होंगे, मैं आपको वो खुद बता दूंगी कि आपको क्या मेन करना है। विल्बर्ट मूरे के अनुसार परंपरागत एवं पूर्व आधुनिक समाज जब पहले से है, पूर्व आधुनिक समाज का प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक संगठनों में रूपांतरण परिवर्तन, सामाजिक संगठनों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसा कि आर्थिक रूप से विकसित एवं तुलनात्मक रूप से राजनीतिक स्थायित्व वाले पश्चिमी विश्व के राष्ट्रों में हुआ है। पश्चिमी विश्व कौन? जैसे अमेरिका की बात की गई, पश्चिमी लोगों की बात की गई है, तो पश्चिमी विश्व के राष्ट्रों से हुआ है। उसने आधुनिकीकरण के लिए सामान्य शर्तों को बताया है कि इन शर्तों के अंतर्गत मूल्यों, संस्थाओं, संगठनों एवं प्रेरणाओं में परिवर्तन शामिल है। कैसे? इन शर्तों के अंतर्गत मूल्यों, संस्थाओं, संगठनों एवं प्रेरणाओं में परिवर्तन शामिल है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अनुसार विकास समाज के अंतर्गत ही आरंभ होता है। समाज के अंतर्गत ही विकास शुरुआत होती है एवं सभी समाजों में मुख्यतः इसका विन्यास एक जैसा रहता है। आधुनिकीकरण के सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास का अंतिम परिणाम समृद्धि एवं आपेक्षिक राजनीतिक स्थिरता होती है। किनका मानना था ये? विल्बर्ट मूरे का। डेविड मैकक्लेलैंड क्या कहते हैं? डेविड मैकक्लेलैंड मैक्स वेबर की तरह मैकक्लेलैंड ने भी व्यक्तियों के मूल्यों, आपको इनके बारे में भी और भी यहाँ से पता चल जाएगा कि वो क्या कहते हैं, उनके कैसे विचार थे। जैसे इन्होंने बताया कि इनका भी यही मानना था कि इनकी तरह मैक्स वेबर की तरह मैकक्लेलैंड ने भी व्यक्तियों के मूल्यों एवं प्रेरणाओं जैसे आंतरिक कार्यों को महत्व दिया जो व्यक्तियों के भाग्य निर्माण में अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पिछड़ापन, गरीबी, कुपोषण इत्यादि समस्याएं मुख्यतः पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन से जुड़ी हुई हैं। या तो पारंपरिक है और या तो गैर पारंपरिक कह सकते हैं, उस चिंतन से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई हैं। गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़े की बात की जा रही है, इसलिए उपलब्धि की ज़रूरत की दृष्टि से पिछड़े इलाकों के व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें शैक्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। मैकक्लेलैंड के अनुसार उसका उपलब्धि की ज़रूरत का विचार सामाजिक परिवर्तन में प्रेरणा शक्ति के रूप में काम करता है। कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार होगा? जब इन पर काम किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, गरीबी हटाया जाएगी, कुपोषण हटाया जाएगा, जो पिछड़ापन है समाज में, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके बारे में इन्होंने बात की। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में काम करता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में विशेष रूप से इसका महत्व है कि किस प्रकार समाज आगे बढ़ सकता है, आधुनिक रूप ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को धीरे धीरे परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि संस्कृति, विचारों एवं प्रौद्योगिकी के विसरण की प्रक्रिया
द्वारा आधुनिकीकरण या विकास प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिकीकरण सिद्धांतों की आलोचना, अब कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है आधुनिकीकरण के सिद्धांतों की। A.G. फ्रैंक के अनुसार आधुनिकीकरण सिद्धांत नीतिगत दृष्टि से अपूर्ण है, पूर्ण नहीं अपूर्ण है, क्योंकि अविकसित, जो विकसित नहीं हुआ है, जिनका विकास नहीं हुआ है, अविकसित राष्ट्रों में होने वाले कार्यों के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से परिभाषित करने में आधुनिकीकरण का सिद्धांत असफल रहा है। विकास के पश्चिमी प्रारूप की आलोचना करते हुए फ्रैंक ने यह माना कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी समाजों द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित संसदीय प्रजातंत्र एवं आर्थिक नीति अपनाई जाए तो उनमें विकास हो ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता की जैसे ही सब कुछ अपना ले तो हमारा भी विकास हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये माना है तो इन्होंने इसकी आलोचना की है कि ज़रूरी नहीं कि हम पश्चिमी, जैसे इसमें बोला है कि पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित संसदीय प्रजातंत्र को अपना लें तो विकास हमारा संभव हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ आपको, जैसे हम भारत में अभी हम विकसित नहीं हुए, अभी अविकसित हैं, ये कह सकते हैं अभी हम विकासशील हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अगर पश्चिमी सभ्यता की और अपने आप को ढाल लें तो ज़रूरी नहीं कि हमारा विकास ही होगा, कोई ना कोई कमियां भी आएंगी उसके साथ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यही चीज़ बताने का प्रयास किया कि सभी समाजों द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित जो उनका संसदीय प्रजातंत्र है एवं आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाएं तो उनमें विकास हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे बात करते हैं, आधुनिकीकरण सिद्धांत खरे नहीं उतरे क्योंकि अनुभव ये बताता है कि सभी विकासशील समाजों ने विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए विकास के मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। ये कहा गया है कि विश्व व्यवस्था में उसके स्थान के संदर्भ में हर समाज के विकास की समस्याओं को समझा जा सकता है कि क्या समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, पहले उसको समझा जा सकता है। ये दृष्टिकोण प्रश्न उठाता है कि ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे यही सब कहूँगी कि आप इसे ध्यान से सुने। तो ये दृष्टिकोण प्रश्न उठाता है कि क्या विकास का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्रांति है, कि क्या क्रांति से ही विकास हो सकता है, या विश्व व्यवस्था के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधों से पूर्ण रूप से अलग हो जाना। इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने वाले निर्भरता सिद्धांतवादी रूप में जाने गए। इनके सिद्धांतों में संस्कृति एवं विचारों की भूमिका को विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया। उन्होंने कम विकास होने की प्रकृति उत्पत्ति के लिए एक सामान्य एवं शक्तिशाली प्रारूप तैयार किया, लेकिन एक और अभी तक विकसित न हो पाए। तीसरे विश्व राष्ट्र के अनुभवों एवं दूसरी और विकसित राष्ट्रों में अपने सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की तथा आर्थिक विकास की गति को बनाए न रखने की निरंतर असफलता से ये स्पष्ट हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि दखाइम या वेबर के सिद्धांत परिवर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेरीगटन मूर ने निर्भरता सिद्धांत से अलग दूसरी व्याख्या की है। मतलब निर्भरता सिद्धांत वही हुआ कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, कि उनका विकास हो रहा है तो हम भी उसको फॉलो करें तो हमारा भी विकास होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो निर्भरता सिद्धांत है वो यही है। निर्भरता सिद्धांत से अलग दूसरी व्याख्या की है, उसका मार्क्सवाद एवं आधुनिकीकरण सिद्धांत दोनों से मतभेद है। वह विकास को मुख्यतः एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं, आंतरिक प्रक्रिया का अर्थ है कि विकास प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया जो परिवर्तन हो, जिसका परिणाम सामाजिक वर्गों की अपेक्षित शक्तियों पर निर्भर है। उसके अनुसार विकास के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं, विकास के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, जैसे शक्तिशाली देशीय मध्यम वर्ग के नेतृत्व, जो लीडर होते हैं, नेतृत्व वाली बुर्जुआ प्रजातांत्रिक क्रांति का एक रास्ता है। फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा रास्ता है, जिसमें अपनी उद्यमी कला मध्यम वर्ग काफ़ी
उद्यमी कला माध्यम वर्ग काफ़ी कमज़ोर था। तानाशाही प्रवृत्ति वाले पूंजीवादी से विकास का तीसरा मार्ग है। कृषि क्रांति का एक और मार्ग है जिसमें साम्यवाद एक जगह केंद्रित राजशाही पूंजीवादी विकास की प्रवृत्ति को दबा दिया गया एवं भविष्य का मार्ग बुद्धिजीवियों के नेतृत्व वाले किसानों के आंदोलन ने खोला। तो कहीं ना कहीं इन सब के अपने अपने विचार थे। तो हमें आज सबके विचार के बारे में जाना। जितने भी समाजशास्त्री हैं, जो समाज पे जिन्होंने अध्ययन किया, समाज के बारे में जो भी उनका मानना था कि सही है, समाज में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, तो उनके सबके बारे में हमने जाना। तो आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।